ओके बेटा। बेटा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध के लेखक अरविंद कुमार सिंह है। जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, जो हमारा निबंध पाठ है, उसके लेखक अरविंद कुमार सिंह है। इसमें लेखक ने पत्रों के इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता यानी कि हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग है, और पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में किया गया है। कि भाई उन्होंने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ के जरिए उन्होंने पत्रों का महत्व, पत्रों की उपयोगिता और पत्रों की पहचान और पत्रों से होने वाले लाभ का बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। और वो कैसे किया है उन्होंने, ये सुनो। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। कि भाई जो हमारे पत्रों की दुनिया है, वे बहुत ही अजीबो गरीब यानी कि विचित्र प्रकार की है। अजीबो गरीब माने होता है विचित्र प्रकार। और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। हमारे जीवन में पत्रों की जो उपयोगिता है वह हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी कि हमारे जीवन में जो काम पत्र कर सकते हैं वो संचार यानी कि और कोई दूसरा साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी कि पत्र की तरह जो फोन होते हैं वो हमें इस प्रकार के संदेश नहीं दे सकते जिन्हें हम पत्र में लिखकर भेज सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ें भी पत्र ही होते हैं। यानी कि जितने भी राजनीति कार्यों में, साहित्य में, क्षेत्रों में जितनी भी जो कार्य या घटनाएं होती हैं वो सब पत्रों के द्वारा ही होती हैं। बेटा, ये बातें कोई ना करे बीच में। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। यानी कि दुनिया का जो साहित्य है वह पत्रों पर ही केंद्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। कि भाई पत्रों का जो भाव है वो एक जैसा है, लेकिन भले ही उनका नाम अलग अलग हो। अब देखो कैसे कैसे, जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, और कन्नड़ में कागद, और तेलुगु में उत्तरम, और जाम्बू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। इनके नाम भले ही अलग हो लेकिन इनका जो भाव होता है, मंशा होती है, वो एक ही होती है। बेटा समझ में आया इतना? ओके बेटा। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। इनकी पुरानी जितनी भी बातें होती है, यादें होती है, सबको सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। कि जो चिट्ठियां डाली जाती हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि पत्रों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए। यानी कि भाई हमारे जीवन में, कि भाई उन्होंने सही कहा था कि भाई हजारों साल तक संचार का साधन केवल हलकारे यानी कि रन्नस या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। हरकारे मतलब कि दौड़ने वाले, या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद ही पहिए आए हैं। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, यानी कि बोलचाल का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। यानी कि अब पत्रों की जगह धीरे धीरे टेलीफोन आ गए, वायरलेस आ गए, आगे आगे ये सब कुछ बदलता जा रहा है।
पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी कि अब धीरे धीरे जो पत्र लेखन था वह प्रतियोगिता में परिवर्तित होने लगा और उसका प्रतियोगिता स्कूलों में भी बच्चों के लिए आरंभ की जाने लगी। बेटा इतना समझ में आया सबको? ओके बेटा, ओके। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आरंभ करने का सिलसिला सन 1972 ईस्वी में शुरू किया गया कि भाई अब ये जो था पत्र था वो अब प्रतियोगिताओं में करना आरंभ कर दिया था। और यह प्रतियोगिता बेटा 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए थी जो 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। परंतु जो देहाती दुनिया है, जो गांव के लोग होते हैं, उनकी जो दुनिया है वो अब भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। कि भले ही फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल उन्होंने चिट्ठियों को रोका है, पत्रों को आने से रोका है, परंतु जो व्यवहारिक डाक है उनकी संख्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। वे जिसने बेसब्री से पत्रों का इंतजार न किया हो ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। क्या आप जानते हैं बेटा जो फौजी लोग होते हैं अपने घर से दूर होते हैं वो ज्यादातर अपने पत्र द्वारा ही फैमिली से बात कर पाते हैं। तो भाई जो हमारे सैनिक लोग होते हैं वो बड़ी उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं। एक दौर था कि जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज अनेकों साधन विकसित हो चुके हैं बात करने के लिए। बेटा इतना समझ में आया? बेटा किसी को डाउट? ओके बेटा। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संयोजकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। कि बहुत मतलब कि अब भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पुराने पुरखों की जितनी भी चिट्ठियां हैं, जितने भी कागज हैं, सबको संभाल कर रखा हुआ है। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार और उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में असंसाधन का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते हैं तो पंडित नहीं लिखे जाते और जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। कि भाई अगर कहते हैं कि भाई अगर ये संचार के साधन नहीं होते तो जो पंडित लोग होते थे वो इन सब और लोगों को प्रेरणाएं नहीं देते। जैसे नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे फोन से जितने भी संदेश जाते हैं हम क्या करते हैं, देखते हैं और उनको फिर डिलीट कर देते हैं। परंतु जो चिट्ठियों में लिखे होते थे उनको हम संभाल कर रखते थे। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हो? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे थे वे आगे चलकर बहुत भी महत्व की पुस्तक तक बन गए थे। यानी कि जिन्होंने भी अपने परिवार के लिए जो भी महत्वपूर्ण पत्र लिखे थे आगे वे छपकर एक पुस्तक
बन गए थे, जिनको हम मनचाहे जब पढ़ सकते हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है, कि जो ये पत्र हैं इन्होंने कितनी जड़ें कितनी मजबूत कर रखी हैं, ये हमको तब पता चला। बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को डाउट बेटा? ओके बेटा, ओके बेटा। महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। जब वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते। आजादी के आंदोलन की, बेटा ये किसकी फैमिली में से आवाज आ रही है? ये किसके गाने चल रहे हैं बेटा? आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही पत्र उन्हें मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब पत्र लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिले जाते थे। कि भाई महात्मा गांधी ऐसे अलग नहीं थे, बल्कि गांव गांव में हर किसी के पास पत्र मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रेषित पत्र से कम नहीं समझते थे, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था अपनी यादगार बनाने के लिए। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। जो पत्र होते हैं वो किसी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं। यानी कि पंत के जो 200 पत्र बच्चन के नाम तथा निराला के पत्र हमको लिखे हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत ही प्रेरक हैं। बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको? बेटा ये मोबाइल में से किसकी आवाज आ रही? कभी गानों की आवाज आती किसी? अब थोड़ा फैमिली से हटकर बैठो ना, जिसकी भी परेशानी है। महात्मा महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल नाम डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, कि भले ही कितने ही संसार के साधन चल चुके हैं, कितनी टेलीफोन मोबाइल कुछ भी चल चुका, लेकिन चिट्ठियों की हैसियत बहुत ही ज्यादा बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच में जो पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। कि भले ही चाहे कितने ही संचार के साधन चल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग चिट्ठियों का ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआमी करते हैं, मतलब कि कार्रवाई करते हैं कि हमारा पत्र आया या नहीं आया। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्धवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, यानी कि उसे देवताओं का स्थान दिया जाता है कि जब वो चिट्ठियां लेकर पहुंचता है। तो इस चैप्टर में यही है बेटा कि हमारे जीवन में चिट्ठियों का सबसे ज्यादा ही महत्व होता है, कि भले ही कितने ही मोबाइल फोन हो, वायरलेस हो, कुछ भी हो, लेकिन जो चिट्ठियों का अपना स्थान है वो कोई भी नहीं
ले सकता है। तो बेटा सबको समझ में आया ये?